कहते हैं कि जीवन की सबसे अनमोल मुलाकातें अक्सर तब होती हैं जब हम खुद से सबसे ज्यादा दूर होते हैं। जब हमें लगता है कि हमारी कहानी का हर पन्ना खाली है, ठीक तभी कोई अजनबी कलम बनकर आता है और एक नया अध्याय लिख जाता है। दोस्तों, यह कहानी है विवेक नाम के एक युवक की, जो शहर से दूर एक टूटे हुए पुल के नीचे अपने पुराने खस्ता हाल ट्रक आयशा के कैबिन में बैठा था। रात के 2 बज रहे थे और बाहर आसमान फटा जा रहा था। बारिश की बूंदें ट्रक की छत पर किसी मातम की थाप की तरह पड़ रही थी। विवेक एक 35 वर्ष का मजबूत, कदकाठी, चौड़े कंधे और कड़ी धूप में तपे हुए सांवले रंग का इंसान था। उसके बाल छोटे, बिखरे हुए थे और उसकी दाढ़ी कुछ दिनों की पड़ी हुई थी, जो उसकी थकी हुई आंखों के नीचे की उदासी को और गहरा कर रही थी। उसकी आंखें हालांकि सबसे ज्यादा ध्यान खींचती थी, गहरे भूरे रंग की, जिनमें वर्षों की मेहनत और एक अजीब सा अकेलापन बसा हुआ था। उसने एक फीकी नीली कमीज और पुरानी जींस पहन रखी थी। आज वह सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ आदमी था, जिसके जीवन में घर नाम की कोई जगह बची ही नहीं थी। उसका दिल भीतर एक अजीब सी खामोशी से भरा हुआ था, बाहर के तूफान से भी ज्यादा गहरा। उसने अपनी जेब से एक पुरानी, धुंधली पड़ चुकी तस्वीर निकाली, उसकी पत्नी और छोटी बेटी की। इस तस्वीर को देखने पर उसके सीने में एक दर्द की लहर दौड़ गई और वह अतीत की उन यादों में डूब गया जहां रोशनी थी, हंसी थी। एक छोटी सी कार दुर्घटना ने उसके जीवन से सारी खुशियां छीन ली थी, जिसमें उसकी बेटी और उसकी पत्नी का तुरंत देहांत हो गया था। तभी ठक ठक ट्रक की खिड़की पर 3 धीमी कांपती हुई दस्तकें हुई। विवेक ने चौंक कर आंखें खोली। इस सुनसान जगह पर, इस तूफानी रात में कौन हो सकता है? डर और आश्चर्य का एक ठंडा भाव उसकी रीढ़ में उतर गया। उसने धीरे से खिड़की का शीशा नीचे किया। बाहर बारिश में भीगी हुई एक लड़की खड़ी थी, लगभग 22 वर्ष की। उसका नाम बाद में सिया पता चला। उसका रंग गोरा था, लेकिन इस वक्त बारिश और ठंड से वह लगभग नीला पड़ चुका था। उसके लंबे सीधे बाल पानी से लथपथ होकर उसके चेहरे पर चिपके थे। उसकी आंखें बड़ी और भयभीत थी। काजल बारिश के पानी में घुलकर उसके गालों पर फैल गया था, जिससे वह किसी डरावनी पेंटिंग जैसी लग रही थी। उसने एक महंगी, लेकिन अब पूरी तरह से फटी हुई पीली पोशाक पहन रखी थी, जो उसकी बदहाली की कहानी कह रही थी। उसके नाजुक हाथों और गले पर गहरे नीले चोट के निशान साफ दिख रहे थे। वह ठंड और सदमे से बुरी तरह कांप रही थी। प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे मुझे बचा लीजिए। उसकी आवाज पत्तों की सरसराहट जितनी धीमी और डर से भरी हुई थी। विवेक ने बिना एक पल सोचे यात्री की तरफ का दरवाजा खोला। उसके अंतर्मन की इंसानियत ने उसे तर्क करने का समय ही नहीं दिया। सिया कांपते हुए अंदर आई और सिकुड़ कर सीट पर बैठ गई। उसने अपने कांपते हाथों से दरवाजा बंद किया। उसकी हर हरकत में दहशत झलक रही थी। वो लोग मेरे पीछे हैं। ट्रक चलाइए, कहीं भी, बस यहाँ से दूर, उसने हाँफते हुए कहा और पीछे अंधेरे में झांकने लगी। उसकी सांसें तेज थी और धड़कन इतनी जोर से बज रही थी कि विवेक को भी महसूस हो रही थी। विवेक ने तुरंत इंजन स्टार्ट किया। उसे सवाल पूछने का मन था, लेकिन सिया की आतंक से भरी हुई आंखें देखकर वह समझ गया कि अब पूछने का वक्त नहीं है। उसने आशा को उस टूटे पुल के नीचे से बाहर निकाला और तूफानी हाईवे पर भगा दिया। लगभग 15 मिनट तक वे तेज बारिश में भीगते रहे। सिया अभी भी बीच बीच में पीछे मुड़कर देखती थी। उसका शरीर रह रहकर डर के मारे सिहर उठता था। अब हम शायद सुरक्षित हैं, विवेक ने धीरे से कहा। कौन थे वे लोग और क्या हुआ तुम्हारे साथ? सिया ने कोई जवाब नहीं दिया।
उसने अपना सिर पिछली सीट के सहारे टिका दिया। उसकी आंखों में एक खालीपन आ गया था। एकाएक उसके शरीर का सारा तनाव खत्म हो गया। वह पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। विवेक ने एक सुनसान ढाबे के पास ट्रक रोकी, जो रात में बंद था। वह मुड़ा और उसने टार्च की रोशनी शिया के चेहरे पर डाली। उसका कलेजा सहम गया। चोट के गहरे निशान उसके चेहरे और हाथों पर थे, और उसकी फटी हुई पोशाक उसके सम्मान पर हुए हमले की कहानी चीख चीख कर कह रही थी। उसकी मासूमियत और यह बर्बरता विवेक के भीतर एक साथ टकराई। उसकी बेटी की याद अचानक ताजा हो गई। क्या आज मेरी बेटी जिंदा होती और कोई उसके साथ ऐसी हरकत करता? उसके हाथों में एकदम से यह विचार आते ही गुस्सा आ गया। हृदय में दया का भाव उमड़ आया। उसने पिछली सीट पर पड़ी अपनी पुरानी ऊनी कंबल उठाई, जो अक्सर ठंड में उसका एकमात्र सहारा थी। उसने बहुत ही आदर से उस कंबल को सिया के फटे कपड़ों के ऊपर लपेटा, उसके चेहरे तक खींच दिया। इस कंबल ने न केवल उसके शरीर को ढका, बल्कि उसकी इज्जत को भी एक अस्थायी पनाह दी। तभी हेडलाइट की तेज रोशनी ट्रक के शीशे पर पड़ी। एक काली एएसयूवी तेजी से उनके नजदीक आकर रुकी। विवेक का दिल धक से रह गया। एएसयूवी से दो लंबे, खतरनाक दिखने वाले आदमी बाहर निकले। उनके चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ दिख रही थी। उन्होंने विवेक की खिड़की पर जोर जोर से पीटना शुरू किया। ओए, बाहर निकल! एक लड़की देखी है क्या? पीली ड्रेस में, एक ने चीख कर पूछा। उसकी आवाज में सत्ता और धमकी थी। विवेक ने शीशा बस थोड़ा सा खोला। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया। झूठ को अपने डर से बड़ा बनाने का यह क्षण था। कौन सी लड़की? मैं तो सो रहा था। इस बारिश में कौन यहाँ होगा? विवेक ने अपनी आवाज को यथासंभव शांत रखने की कोशिश की। वह आदमी अंदर झांकने लगा। विवेक की धड़कनें बेतहाशा तेज हो गई, लेकिन कंबल ने सिया को पूरी तरह ढक रखा था, और ऊपर से टोपीदार सीट कवर ने भी थोड़ी मदद की। हट यहां से! दूसरा आदमी बड़बड़ाया और एएसयूवी में वापस बैठ गया। दोनों वहां से तेजी से निकल गए। उनकी टायर की आवाज बारिश के शोर में घुल गई। विवेक ने एक लंबी गहरी सांस ली। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने कंबल को कस कर लपेटे हुए सिया को देखा। अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, इस अजनबी को लेकर कहाँ जाऊं? वह लाचार थी, बेजान थी, और इस भयानक दुनिया से भागी हुई थी। अब वह सिर्फ एक सवारी नहीं थी, वह विवेक के बिखरे हुए जीवन की जिम्मेदारी बन चुकी थी। विवेक ने आशा का रुख शहर के बाहर अपने छोटे कच्चे मकान की ओर मोड़ दिया। वह जानता था कि इस समाज में एक अकेली औरत को अपने घर लाना कितना बड़ा जोखिम है। लोग उसके चरित्र पर उंगली उठाएंगे, उसकी मदद को हवस का नाम देंगे, लेकिन विवेक के भीतर का सच्चा इंसान इस लड़की को कहीं और, किसी अनाथालय में या किसी अस्पताल में, जहां उसकी पहचान और इज्जत पर फिर खतरा ना हो, छोड़ने को तैयार नहीं था। रात के लगभग 4 बज रहे थे। बारिश अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन हवा में ठंडक थी। विवेक का घर एक गली के कोने पर था। एक कमरा और एक छोटा सा रसोई आंगन। घर हमेशा खाली रहता था। उसने ट्रक को दूर खड़ा किया। गली में सन्नाटा पसरा था। हर खिड़की पर नींद का ताला लगा हुआ था। असली चुनौती अब थी। विवेक ने बड़ी सावधानी से सिया को गोद में उठाया। उसका शरीर एकदम ठंडा और हल्का था। बारिश की नमी और सिया का बोझ दोनों ने विवेक को लगभग झुका दिया। वह चोरी छिपे दीवार की आड़ लेते हुए उसे अपने कमरे तक ले आया। उसने उसे अपने एकमात्र पुराने लेकिन साफ बिस्तर पर लिटाया, कंबल को फिर से अच्छे से ओढ़ा दिया और दरवाजा बंद कर दिया। विवेक को सोने की जगह नहीं मिली। कमरे में एक ही पलंग था
और जमीन पर सोने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी। उसने एक कुर्सी खींची और उस पर ही सिकुड़कर बैठ गया। विवेक के अंदर दो आवाजों का टकराव चल रहा था। मन कह रहा था, तूने गलत किया, लोग क्या कहेंगे विवेक, यह लड़की कौन है, कल को मुसीबत हुई तो क्या करेगा। और आत्मा कह रही थी, तूने इंसानियत का फर्ज निभाया है, उसे महफूज रख, यही तेरा फर्ज है। विवेक इंसानियत की आवाज को चुनकर कुर्सी पर बैठा बैठा ही नींद के आगोश में चला गया। सुबह हुई, कमरे की खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही थी। विवेक नींद से जागा। उसने देखा कि सिया अभी भी उसी तरह शांति से सो रही थी। उसके चेहरे पर अब मासूमियत और गहरी थकान का मिश्रण था। विवेक को लगा, वाह, इतनी खूबसूरत है यह लड़की और दुनिया ने इसे इतना तोड़ दिया। उसके दिल में एक टीस उठी। उसने धीरे से बर्तन धोए, आंगन की सफाई की और फिर 2 कप गर्मा गर्म चाय और कुछ बिस्किट तैयार किए। चाय का कप लेकर उसने धीरे से कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक, उठिए, चाय तैयार है। कोई जवाब नहीं आया। विवेक ने दरवाजा खोला। सिया जाग चुकी थी। वह बैठी हुई थी, कंबल को कसकर पकड़े हुए। उसकी आंखें डर और आशंका से भरी थी। मैं कहाँ हूँ? उसकी आवाज कांप रही थी। विवेक ने चाय का कप मेज पर रखा। आप मेरे ट्रक में बेहोश हो गई थी। मैं आपको और कहीं नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मजबूरी में घर ले आया। घबराइए नहीं, आप यहाँ सुरक्षित हैं। मैंने आपकी इज्जत की हिफाजत की है। आपका क्या नाम है? सिया, लड़की ने डरते और कांपती आवाज में कहा। उसकी आंखों में अविश्वास और फिर आंसू भर आए। इस दुनिया में कोई पुरुष बिना किसी शर्त के मदद कर सकता है, यह उसके लिए एक नई हकीकत थी। कपड़े, उसने कहा और अपने फटे हुए कपड़ों की ओर देखा। उसकी शर्म और लाचारी उसके चेहरे पर साफ थी। विवेक तुरंत बाहर गया और एक साफ धुली हुई सफेद टी शर्ट और एक पुराना पायजामा लेकर आया। ये मेरे ही हैं, पर साफ हैं, आप वॉशरूम में बदल सकती हैं। जब सिया कपड़े बदल कर बाहर आई तो उसका सारा मेकअप धुल चुका था। वह टी शर्ट और पायजामे में एक सीधी साधी डरी हुई लड़की लग रही थी। वे चुपचाप चाय पीने लगे। सिया ने पहली बार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में सूनापन था। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस एक वाक्य ने विवेक के सीने में वर्षों पुराने अकेलेपन को जगा दिया। वह समझ गया कि वे दोनों एक ही नाव पर सवार हैं, टूटे हुए और अकेले। वो लड़के कौन थे? विवेक ने धीमे से पूछा। सिया कांप उठी। उसकी आंखें फिर भय से भर गई। प्लीज, मुझे कुछ मत पूछिए, मैं अभी भी बहुत सदमे में हूं। यह कहकर वह फिर से रो पड़ी। विवेक ने माफी मांगी और चुप हो गया। कुछ देर बाद सिया अंदर गई और वहां से सिसकियों की आवाजें फिर आने लगी। विवेक को लगा कि अब उसे यहां से जाना चाहिए, लेकिन वह दरवाजे पर रुक गया। तभी सिया बाहर आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी, लेकिन उसकी नजर में एक नई दृढ़ता थी। क्या मैं कुछ दिन यहाँ रह सकती हूँ, जब तक मैं कुछ सोचने लायक न हो जाऊं? उसकी यह मांग एक टूटी हुई उम्मीद थी। विवेक को फिर से समाज, पड़ोसियों और उसकी बहन की बातें याद आई। उसने कहा, देखो, तुम जैसी शरीफ लड़की को मेरे जैसे अकेले आदमी के घर में रखना आसान नहीं है। लोग उंगली उठाएंगे, मेरी नीयत पर शक करेंगे और तुम्हारी इज्जत दांव पर लगेगी। सिया ने धीरे से कहा, लेकिन आप ही वो पहले इंसान हैं जिसने मेरी और इंसानियत से देखा है। बाहर जाऊंगी तो फिर उन्हीं भेड़ियों के हाथ लगूंगी। मुझे किसी अनाथालय में छोड़ दीजिए। विवेक ने ट्रक की चाबी उठाई। वह कुछ नहीं बोला। वे चुपचाप बाहर निकले और मेन रोड पर पहुंच गए। विवेक ने ट्रक स्टार्ट की और उसे लेकर एक अनाथालय का रुख किया। सिया उतरी, पीछे मुड़ी और अपनी आंखों से धन्यवाद और एक गहरी निराशा जाहिर करती हुई भीड़ में खो गई।
विवेक को लगा जैसे उसके हाथ से एक महत्वपूर्ण चीज छूट गई है। वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा। जब वह रात को घर लौटा तो दरवाजा खोलते ही चौंक गया। घर साफ सुथरा था। किचन से खाने की खुशबू आ रही थी। सिया वहीं थी, सादे कपड़ों में, चेहरे पर एक शांत मुस्कान। तुम वापस कैसे आई? विवेक की आवाज में हैरानी थी। मैं नहीं रह पाई। मुझे सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए था जो मुझ में इंसानियत देखे, नियत नहीं, और वो आप हैं, उसने धीरे से कहा। विवेक ने गहरी सांस ली। तुम जानती हो ना, इस समाज में एक लड़की और एक आदमी ऐसे नहीं रह सकते, बिना नाम के, बिना पहचान के। सिया ने नजरें झुका ली। तो क्या करूं? विवेक ने उसकी आंखों में देखा। अब कोई लालच नहीं था, सिर्फ एक जिम्मेदारी और सम्मान था। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, शादी। उस कमरे में समय थम गया। सिया ने कुछ पल बाद हिम्मत जुटाई और धीरे से बोली, ठीक है, मैं तैयार हूं। शायद यह सुरक्षा की तलाश थी, शायद भरोसे की पहली जीत, लेकिन यह एक नया रिश्ता था। अगले दिन विवेक ने अपनी बहन कोमल और उसके पति को सब कुछ बताया। कोमल ने कहा, भैया, अगर आप ढाल बनकर खड़े हैं तो मैं आपके साथ हूं। शाम को कुछ करीबी लोगों की मौजूदगी में एक सादे समारोह में सिंदूर की एक लकीर ने दो टूटी हुई जिंदगियों को जोड़ दिया। उनका रिश्ता इश्क से नहीं बल्कि इंसानियत से पैदा हुआ था। सिया का नाम अब रागिनी रख दिया गया और विवेक की जिंदगी एक दूसरे में मिल गई। रागिनी ने घर को घर बना दिया। विवेक को फिर से अपनी जिंदगी में खुशबू और उम्मीद मिली। एक दिन वे उसी टूटे हुए पुल के पास रुके जहां उनकी मुलाकात हुई थी। क्या सोच रहे हो? रागिनी ने पूछा। विवेक ने उसका हाथ थामकर कहा, सोच रहा हूं, अगर उस रात तूफान न आया होता तो शायद मुझे मेरी सबसे बड़ी पनाह कभी नहीं मिलती। रागिनी ने कहा, अब उन बातों को भूल जाइए, और यह कहकर उसने विवेक के कंधे पर अपना सिर रख दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा तूफान हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। क्या विवेक ने सही किया? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।